हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में एक युवक ने अपनी मां और भाई द्वारा की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड नोट से पहले बनाए गए 7 मिनट के वीडियो में उसने अपनी मां और भाई पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बिजनौर उत्तर प्रदेश फरवरी 2025 में मुधल गांव में 24 वर्षीय रोहित ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी ली। सुसाइड नोट में उसने अपनी पत्नी, सास और साली को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू प्रताड़ना के शिकार केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी होते हैं। अतुल सुभाष का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ, उससे पहले ही नई नई घटनाएं सामने आने लगी, जहां पुरुषों ने घरेलू प्रताड़ना से तंग आकर हत्या की है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां महिलाओं ने झूठे आरोप लगाए, इमोशनल मैनिपुलेशन किया और समाज को धोखे में रखा। अगर आप भी ये सब जानते हैं कि ये सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इतना शेयर करें कि कोई भी महिला फेमिनिज्म के नाम पर आपका फायदा ना उठा सके। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं फॉल्स मीटू केसेस जिसने निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, फेक डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट जहां सच्चाई कुछ और निकली, मॉडर्न रिलेशनशिप्स में नार्सिसिज्म जो कई पुरुषों को डिप्रेशन में डाल रहा है। तो क्या हर महिला विक्टिम होती है? नहीं। आज हम बात करेंगे एक अनकही सच्चाई की, फीमेल टॉक्सिसिटी। फीमेल टॉक्सिसिटी क्या है? हमारे समाज में जब भी टॉक्सिक बिहेवियर की बात होती है तो अक्सर इसका सारा दोष पुरुषों पर डाल दिया जाता है, लेकिन क्या महिलाओं का व्यवहार हमेशा सही होता है? जवाब है नहीं। फीमेल टॉक्सिसिटी का मतलब ऐसे बिहेवियर से है जिसमें इमोशनल मैनिपुलेशन, झूठे आरोप और दूसरों को मेंटली कंट्रोल करने जैसी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन चूंकि इससे ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, इसलिए इस पर बात भी कम होती है। इमोशनल मैनिपुलेशन फीमेल टॉक्सिसिटी का सबसे ऊपरी स्तर है, जिसमें हम समझते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखा गया कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ताना मार रही थी कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे ब्रांडेड बैग गिफ्ट करो। जब लड़के ने कहा कि वह अभी इतने महंगे गिफ्ट का खर्च नहीं उठा सकता, तो लड़की ने उसे केयरलेस और लायक नहीं हो कहकर मना कर दिया। वीडियो में दिखाया गया कि लड़की आखिरकार रोने लगी और कहा, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो तुम कुछ भी कर लेते मुझे दिखाने के लिए। अंत में उसने ब्रेकअप कर लिया और लड़के को कंजूस और अनलविंग कहकर चली गई। कैसे यह इमोशनल मैनिपुलेशन का उदाहरण है, ये हम समझते हैं। लड़की ने लड़के को यह महसूस कराने की कोशिश की कि वह सच्चा प्रेमी नहीं है क्योंकि उसने महंगा गिफ्ट नहीं दिया। यह गिल्ट ट्रिपिंग का क्लासिक उदाहरण है। आंसू बहाकर और लव प्रूफ जैसी मांग रखकर लड़की ने लड़के को एक मानसिक जाल में फंसाने की कोशिश की। लड़की ने रिश्ता सिर्फ पैसों और महंगे गिफ्ट से जोड़कर देखा, जिससे लड़के को इमोशनल प्रेशर डाला गया। फीमेल टॉक्सिसिटी में अगला टाइप है झूठे विक्टिम कार्ड खेलना। 2018 में भारत में एक ऐसा केस सामने आया था। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से एक महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने दावा किया कि उसका पति उसे मारता पीटता था, भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता था और उसके जीवन को खतरे में डालता था। मामला मीडिया में उछला और मीडिया ने ट्रोलिंग किया। महिला को विक्टिम के तौर पर पेश किया गया और उसके पति को बिना जांच के गुनहगार बना दिया गया। आखिर में जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो आरोपी पति के घर और सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। फुटेज में साफ दिखा कि महिला खुद झगड़ा शुरू कर रही थी, हाथापाई कर रही थी और बाद में खुद को चोट पहुंचाने का नाटक कर रही थी। जब महिला से पूछताछ हुई तो उसके बयान कई जगह विरोधाभासी निकले। आखिरकार महिला ने कोर्ट में कबूल किया कि उसने झूठा केस दर्ज करवाया था ताकि अपने पति से मोटा मुआवजा वसूल सके। एलिमनी फेमस है आज की डेट में। बैक बाइटिंग और ग्रुपिज्म क्या है? फीमेल टॉक्सिसिटी को फैलाने के लिए बैक बाइटिंग और ग्रुपिज्म का भी इस्तेमाल किया जाता है।
अब समझते हैं बैक बाइटिंग क्या है। जब किसी व्यक्ति की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई या आलोचना की जाती है, भले ही वह सच हो या झूठ, इसे बैक बाइटिंग कहते हैं। और ग्रुपिज्म, जब किसी संगठन, दफ्तर या सोशल सर्कल में कुछ लोग आपस में एक ग्रुप बनाकर दूसरे को बाहर करने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसे ग्रुपिज्म कहते हैं। ये चीजें हमें कॉर्पोरेट ऑफिसेज, सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज, फैमिली, सोशल सर्कल में बहुत देखने को मिलती हैं। जब कोई नई लड़की जॉब ज्वाइन करती है तो पहले से मौजूद कुछ महिला कर्मचारी उसे देखकर असहज महसूस करती हैं। वे उसे एक्सेप्ट करने के बजाय उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देती हैं। अभी नई आई है पर खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझती है, बॉस को इम्प्रेस कर रही है इसलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिलेगा। देखो यह कैसे बॉस से ज्यादा बात करती है, जरूर कोई सेटिंग होगी। इस तरह की बातें उनके बारे में की जाती है। सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बना लिए जाते हैं जहां किसी खास व्यक्ति के लिए पोस्ट, कमेंट्स, मीम्स बनाए जाते हैं। कैंसल कल्चर का सहारा लिया जाता है जिसमें किसी को बदनाम करके उसे समाज से अलग थलग करने की कोशिश की जाती है, या खास तौर पर उन महिलाओं के खिलाफ किया जाता है जो सफल हो रही हैं या उन्हें किसी पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ स्टैंड लिया हो। अगर कोई महिला सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे पर अपनी राय रखे और वह बहुमत से अलग हो तो उसे पिक मी गर्ल, अटेंशन सीकर या अन्य नेगेटिव लेबल्स दिए जाते हैं। फैशन, ब्यूटी या सक्सेसफुल करियर वुमेन को डैडी मनी या ओनली फैंस मॉडल जैसी बातें कहकर उनके काम को कमतर दिखाया जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में सफल महिलाओं के लिए कहा जाता है जरूर किसी की मदद से ऊपर पहुंची होगी। फेमिनिज्म टॉक्सिसिटी का अगला पड़ाव है जरूरत से ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर। जब रिश्ते में आजादी खत्म हो जाती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में कई बार महिलाएं पुरुषों की आजादी को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तुम मेरे साथ समय नहीं बिता रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे दोस्तों से बात करने से मना करूंगी। यह बिहेवियर हेल्दी नहीं है। रिश्ते में एक दूसरे को गाइड करना या सही गलत बताना ठीक है, लेकिन जब एक पार्टनर दूसरे की आजादी छीनने लगे, उसकी हर चीज पर हुकूमत जमाने लगे, तो यह कंट्रोलिंग नेचर बन जाता है। एक स्वस्थ रिलेशनशिप एक दूसरे की पसंद, आजादी और स्पेस का सम्मान किया जाना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब एक पार्टनर दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसकी पसंद, नापसंद और जबरदस्ती हावी होने की कोशिश करने लगता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप के कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं। मैं तुम्हारे उन दोस्तों को पसंद नहीं करती, तुम उनसे बात करना बंद कर दो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम सिर्फ मुझसे ही बात करोगे, किसी और लड़की से नहीं। तुम्हें कौन से कपड़े पहनने चाहिए यह मैं डिसाइड करूंगी। तुम्हें कौन सी जॉब करनी चाहिए ये मैं तय करूंगी। तुम इस समय कहाँ हो, लोकेशन भेजो। यह धीरे धीरे पार्टनर की इंडिपेंडेंस को खत्म कर देता है। जब कोई इंसान अपने हर फैसले के लिए अपने पार्टनर पर निर्भर हो जाता है तो वह मेंटली वीक हो जाता है। इससे सेल्फ स्टीम पर बुरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं फेक फेमिनिज्म की, जब बराबरी सिर्फ नाम की रह जाती है। फेमिनिज्म का असली मतलब बराबरी है, न कि सिर्फ अधिकार लेना और जिम्मेदारियों से बचना। लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं, जहां उन्हें बराबरी तब तक चाहिए जब तक उन्हें फायदा हो रहा है। असली फेमिनिज्म बराबरी की बात करता है, अधिकार भी लेता है और जिम्मेदारी भी निभाता है। फेक फेमिनिज्म सुविधाजनक बराबरी की बात करता है, जब फायदा हो तब बराबरी वरना विक्टिम कार्ड। हम समानता चाहते हैं लेकिन बिल का भुगतान लड़का करेगा। हमें नौकरी में बराबरी चाहिए लेकिन कठिन और रिस्क वाले काम पुरुष करें। महिलाओं को भी सेना में बराबर मौके मिलने चाहिए लेकिन फिजिकल टेस्ट के लिए छूट चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस और रेप कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, लेकिन कुछ महिलाएं इनका गलत फायदा उठाकर निर्दोष पुरुषों को फंसा रही हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला विक्टिम कार्ड 498A दहेज प्रथा है। इस कानून का इस्तेमाल कुछ लोग बदले की भावना से करते हैं। मी टू मूवमेंट महिलाओं की सुरक्षा के लिए था, लेकिन कई बार यह हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब समझते हैं फेमिनिज्म की शुरुआत कैसे हुई। नारीवाद यानी फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की शुरुआत को किसी एक घटना या समय से जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यह अलग अलग समय और स्थानों पर विकसित हुई थी। लेट 18 एंड अर्ली 20th सेंचुरी महिला अधिकारों की मांग की शुरुआत की सेंचुरीज थी। इस दौर में महिलाओं के शिक्षा, वोटिंग राइट्स और राइट टू प्रॉपर्टी की मांग उठी। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की एक किताब अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 को फेमिनिज्म का पहला बड़ा दस्तावेज माना जाता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए सफ्रेगेट मूवमेंट चला।
अमेरिका और ब्रिटेन में महिलाओं को 20वीं सदी की शुरुआत में वोटिंग राइट्स मिले। वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिलाने में 19वीं और 20वीं सदी लग गई और वो हमारे आगे बहुत प्रोग्रेसिव बनते हैं, जबकि इंडिया की महिलाओं की स्थिति उस समय बहुत बेहतर थी। अब दूसरा चरण आता है 1960s और 1980s के बीच का दौर, सामाजिक और कानूनी समानता की लड़ाई का दौर। इस दौर में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर समान वेतन और प्रजनन अधिकारों जैसे गर्भपात का अधिकार के मुद्दों पर ध्यान दिया गया। साइमन दी वेबर की किताब द सेकंड सेक्स 1949 और बेटी फ्रीडन की द फेमिनिन मिस्टीक 1963 इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अहम रही। तीसरे चरण 1990s से लेकर अभी तक इंक्लूसिव फेमिनिज्म की स्टार्टिंग थी। इस दौर में फेमिनिज्म सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कास्ट, क्लास एंड सेक्सुअलिटी जैसे LGBTQ+ और अदर सोशल इश्यूज को भी शामिल किया गया। डिजिटल युग में मी टू जैसे आंदोलन ने महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया। आखिरकार सारी खिचड़ी यहीं से शुरू होती है। आप समझते हैं कि भारत में फेमिनिज्म कैसे जड़ें रखता है। राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के सुधार आंदोलनों, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज एक्ट, ये इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई हैं। 20वीं सदी में सावित्रीबाई फूले, सरोजनी नायडू और कमला भसीन जैसी फेमिनिस्ट ने इसे और आगे बढ़ाया। आज फेमिनिज्म एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है जो महिलाओं के साथ सभी वर्गों के अधिकारों की बात करता है। फेमिनिज्म का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता स्थापित करना है, लेकिन कई बार इसकी गलत व्याख्या या अतिवादी रूपों के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव पुरुषों पर भी पड़े हैं। ये प्रभाव समाज और व्यक्तिगत स्तर पर देखे और सुने जा सकते हैं। इन टॉक्सिक बिहेवियर्स का असर सिर्फ पुरुषों पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जब हम एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज का विरोध करते हैं तो फेक फेमिनिज्म का विरोध करना क्यों भूल जाते हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट विचारों में यह धारणा देखने को मिलती है कि सभी पुरुष दमनकारी होते हैं। इससे समाज में कुछ पुरुषों को ऐसा लगने लगा कि उन्हें बिना किसी गलती के दोषी ठहराया जा सकता है। खासकर मीटू जैसे आंदोलनों के दौरान झूठे आरोपों की खबरें सामने आई हैं। ट्रेडिशनल फेमिनिज्म पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है, जिससे पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, घरेलू हिंसा में पुरुष पीड़ितों की स्थिति और तलाक के मामलों में उनके अधिकारों की अनदेखी हुई है। पुरुषों को भी वर्क प्लेसेस पर उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस पर कम चर्चा होती है। एक तरफ फेमिनिज्म स्वतंत्रता और समानता की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ पुरुषों से पारंपरिक भूमिकाओं जैसे आर्थिक रूप से परिवार चलाना को निभाने की अपेक्षा बनी रहती है। तलाक और बच्चे की कस्टडी के मामलों में अक्सर पुरुषों के खिलाफ फैसला आने की संभावना ज्यादा होती है। फेमिनिज्म का एक पक्ष टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मतलब हर तरह की मर्दानगी को गलत ठहराना नहीं होना चाहिए। समाज में पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे मजबूत बने रहें, लेकिन जब वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो कई बार उन्हें कमजोर कहा जाता है। कुछ पुरुषों को लगता है कि फेमिनिज्म के बाद रिश्तों में एक असंतुलन आ गया है। पहले जहां रिश्तों में पुरुषों की पारंपरिक भूमिका कमाने वाले सुरक्षादाता की होती थी, अब उन्हें रिश्तों में खुद को नए तरीके से ढालना पड़ रहा है। मेन गोइंग देयर ऑन वे, MGTOW जैसी मूवमेंट्स इसी का नतीजा है, जहां कुछ पुरुष शादी और रिश्तों से दूर रहने लगे हैं। क्या फेमिनिज्म पूरी तरह गलत प्रभाव डालता है? नहीं। फेमिनिज्म का मूल उद्देश्य समानता है और इससे महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता के मामले में बड़े फायदे मिले हैं। लेकिन जब इसे चरमपंथी रूप में अपनाया जाता है या इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो यह पुरुषों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि किसी भी जेंडर को नुकसान ना हो। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें ग्राउंड लेवल पर चेंज लाने के लिए पुरुषों के लिए भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। फेक फेमिनिज्म से बचने के लिए पुरुषों को सरकार से कुछ आवश्यक सुधारों की मांग की जानी चाहिए ताकि जेंडर इक्वालिटी सही मायनों में लागू हो सके। IPC की धारा 498A दहेज उत्पीड़न कानून और पॉक्सो एक्ट बाल यौन शोषण कानून जैसे कानूनों का कई बार गलत इस्तेमाल किया जाता है। सरकार को चाहिए कि अगर किसी पुरुष पर गलत आरोप साबित हो जाए तो झूठा केस करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हो।
झूठे केस में आरोप लगाने वालों पर कड़ा जुर्माना और कानूनी सजा लागू होनी चाहिए। अभी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा देता है, लेकिन पुरुष भी घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और झूठे केस का शिकार होते हैं। सरकार को जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस लॉ लाना चाहिए ताकि पुरुष भी सुरक्षा मांग सके। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल हत्या करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा होती है, खासकर वैवाहिक विवादों के कारण। सरकार को मेंस मेंटल हेल्थ सपोर्ट सेंटर्स और हेल्पलाइन नंबर शुरू करने चाहिए ताकि पुरुषों को मानसिक तनाव से उबरने में मदद मिले। अधिकतर मामलों में तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी मां को ही दी जाती है, जबकि पिता को बच्चों से मिलने तक सीमित कर दिया जाता है। शेयर्ड पेरेंटिंग लॉज को लागू किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को दोनों माता पिता का साथ मिले। चलिए मान लिया कि जैसे तैसे हम लड़के पैदा भी कर लेंगे, खुश भी हो जाएंगे, मिठाइयां भी बांट लेंगे, पटाखे भी फोड़ लेंगे, पर कैसे होगी उन लड़कों की जिंदगी जिनको इतनी चाहत से हम पैदा करने वाले हैं। वर्क प्लेसेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइंस, पोस्ट एक्ट 2013, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बना हुआ है, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। कई बार पुरुषों पर झूठे उत्पीड़न के आरोप लगा दिए जाते हैं, जिससे उनका करियर बर्बाद हो सकता है। जेंडर न्यूट्रल वर्क प्लेसेस हैरेसमेंट लॉ लागू किया जाना चाहिए ताकि पुरुष भी अपनी शिकायत दर्ज करा सके। समाज में यह धारणा बनी हुई है कि सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित होती हैं, जबकि कई बार पुरुष भी उत्पीड़न के शिकार होते हैं। सरकार को मेंस राइट्स अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए ताकि लोगों को यह समझ आए कि पुरुषों के अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। झूठे दहेज केसेस या यौन उत्पीड़न केसेस में फंसने वाले पुरुषों के लिए कानूनी मदद महंगी और जटिल होती है। सरकार को फ्री लीगल एड फॉर मेन देनी चाहिए ताकि निर्दोष पुरुष अपनी लड़ाई आसानी से लड़ सके। What does it actually mean to be a woman? In 2013, Amy Stevens was fired from her job as a funeral director 2 weeks after coming out as a trans woman. Her boss testified in court, explicitly stating that he fired her because she was no longer going to represent herself as a man. ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली महिलाओं के विरोध में हूँ, लेकिन जो महिलाएं महिला होने का ओवर यूज कर रही हैं, उनको क्राइम करने और गलत कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मेरा एक कदम तो बनता है। अगर आप भी मेरी इस मुहिम में शामिल हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें।